Hello everyone, I am Vikas here. Today we are going to start respiration in plants. So first, what is respiration? The breakdown of complex compound through oxidation within cells leading to release of considerable amount of energy. रेस्पिरेशन क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका ब्रेकडाउन होगा बाय ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स के अंदर लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और फाइनली क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से उनका ब्रेकडाउन होगा और फिर क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे जो नीचे इक्वेशन शो हो रही है ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन होती है? C6H12O6 प्लस 6O2 gives rise to 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। यानी ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा और मेन चीज क्या है? ATP का प्रोडक्शन होगा। यही हमें चाहिए, ATP ही प्रोड्यूस करवानी है, एनर्जी ही प्रोड्यूस करवानी है। यानी रेस्पिरेशन हम क्यों शो कर रहे हैं, हम हो या प्लांट्स हो, क्यों शो कर रहे हैं? ब्रेकडाउन के लिए, ताकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ब्रेकडाउन हो सके ऑक्सीडेशन से, जिससे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के टाइम, उनको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। जैसे यहाँ इक्वेशन में क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा। Usually, carbohydrates are the oxidized to release energy, but proteins, fat and even organic acid can be used as respiratory substances. जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसकी फॉर्म में जनरली कार्बोहाइड्रेट ही यूज होते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है। जनरली कार्बोहाइड्रेट ही यूज होते हैं, बट कुछ केसेस में क्या है? प्रोटीन्स, फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड भी यूज हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में। Energy stored in respiratory substrate is released slowly in a stepwise series of reaction। जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर, वो स्लोली रिलीज होगी स्टेप वाइज रिएक्शन के अंदर। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि स्टेप वाइज रिएक्शन होगी, उससे क्या होगा? एटीपी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ O2। एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द अब्सेंस ऑफ O2। यहाँ ब्रेकडाउन होगा एनारोबिक में, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होगा और वो ब्रेकडाउन भी कंप्लीट नहीं होता। जैसे जो नीचे दिखाया हुआ है आपको डायग्राम, इसके अंदर ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस हुआ, जो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है और एनारोबिक कंडीशन में होता है, कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? 2-पायरुविक एसिड में। 2-पायरुविक एसिड है, अब ये किस में कन्वर्ट होगा? वो डिपेंड कर रहा है कहाँ पे हो रहा है। अगर मसल सेल्स में हो रहा है, हमारी मसल सेल्स में भी क्या होती है? कई बार एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? पेन प्रोड्यूस करता है। अगर यीस्ट की बात करें, यीस्ट में क्या होता है? पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है और CO2 रिलीज होती है, जिसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। यानी यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा जिसमें पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होगा और पायरुविक एसिड फाइनली किस में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, सेल्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है, जो हम ब्रेथिंग कर रहे हैं, प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसका मेन एम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन शो करना, ताकि सेल लेवल पे रेस्पिरेशन हो सके। जो सेल्स है वो क्या कर सके? ऑक्सीडेशन कर सके, फूड का ब्रेकडाउन कर सके, एटीपी रिलीज करने के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर क्या होगा? 4 स्टेप्स आते हैं मेनली: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। क्रैब साइकिल की लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में F0 और F1 पार्टिकल्स हैं, इनमें होता है। तो क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है कई बार कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, क्रैब साइकिल कहाँ हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकेशन इनकी ध्यान रखनी है, कौन सा प्रोसेस कहाँ हो रहा है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, ऑल्सो कॉल्ड EMP पाथवे।
ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं इसको, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट इम्बेडन मेयरहोफ परनास। 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस को ऑब्जर्व किया था, इन्हीं के नेम पे क्या है ईएमपी पाथवे बोल रहे हैं। लोकेशन क्या है इसकी, साइटोप्लाज्म, एनारोबिक है, कोई ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरविक एसिड। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडेशन शो करेगा, जिससे क्या होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरविक एसिड फॉर्म होंगे। यानी कि ग्लूकोज का कन्वर्जन किसके अंदर, पायरविक एसिड में ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, किसके अंदर ब्रेकडाउन होगा, पायरविक एसिड में कन्वर्ट होगा। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पायरविक एसिड के, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और पायरविक एसिड में 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। अगर प्लांट में सुक्रोज होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। यानी सुक्रोज है डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है। तो सुक्रोज जो डाइसेक्राइड है उसको पहले मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा बाय द एंजाइम इनवर्टेज। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, इनवर्टेज। एंड दीज 2 मोनोसेक्राइड रेडिली एंटर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। इसके बाद ये जो मोनोसेक्राइड होंगे ये ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर करेंगे, यानी ग्लूकोज ही ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में हम पढ़ते हैं एंटर कर रहा है। ग्लाइकोलाइसिस इज ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन अंडर कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होते हैं, 10 रिएक्शंस पढ़ते हैं हम, एक ही रिएक्शन से एटीपी प्रोड्यूस नहीं होंगी, जो ब्रेकडाउन एक ही रिएक्शन से नहीं होगा, 10 रिएक्शंस होंगी अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम। डिफरेंट एंजाइम का रोल होगा। फर्स्ट 5 स्टेप्स आर एनर्जी यूटिलाइजिंग एंड नेक्स्ट 5 स्टेप्स आर एनर्जी रिलीजिंग। फर्स्ट 5 स्टेप क्या होंगे, एनर्जी यूटिलाइजिंग होंगे, एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और नेक्स्ट 5 स्टेप क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। इस डायग्राम को देखते हैं जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दिखाया गया है। सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज को क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट होगा, हमने एक फॉस्फेट इसके अंदर ऐड कर दिया। ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट एटीपी से डालेंगे तो एटीपी में कन्वर्ट होगा। एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज होगा, जिसको फॉस्फोराइलेज भी बोलते हैं। यानी ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यानी ग्लूकोज की जगह बस क्या आ गया, फ्रक्टोज आ गया। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये क्या करेगा, एटीपी का यूज करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। यानी बिस फॉस्फेट का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 फॉस्फेट हो गए, पहले ऊपर एक फॉस्फेट लगाया था, अब सेकंड फॉस्फेट लगा दिया। एंजाइम वही फॉस्फोराइलेज एंजाइम ही होगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, एक DHAP का मॉलिक्यूल बनाएगा, एक PGAL का मॉलिक्यूल बनाएगा। DHAP क्या है, एक एसीटोन है, और PGAL क्या है, एक एल्डिहाइड है। DHAP का मतलब है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और PGAL का मतलब है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको फॉस्फो ग्लाइसरल्डिहाइड भी बोल देते हैं, इसलिए PGAL लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, क्या बताया, ये 5 स्टेप है। यहाँ तक क्या है, एनर्जी यूज की है इसने। पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ एनर्जी यूज करके, एटीपी यूज करके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ने फिर से एनर्जी यूज की, एटीपी यूज की, और किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ने क्या किया, बिस फॉस्फेट ने एंजाइम एल्डोलेज होगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनाए DHAP और PGAL के। जो एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिड में कन्वर्ट होगा। PGAL है वो 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे फॉस्फेट है वो एटीपी नहीं देगा, फॉस्फेट यहाँ भी यूज होगा, ठीक है, बाई फॉस्फेट हो गया, यानी 2 फॉस्फेट हो गए, यहाँ पे भी एक और फॉस्फेट ऐड हो गया, लेकिन ये फॉस्फेट एटीपी नहीं देता, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है। और यहाँ पे क्या होगा, साथ में रिडक्शन भी होगा। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है, एसिड बना है, तो यहाँ पे साथ में रिडक्शन भी होगा, और रिडक्शन किसका होगा, NAD का रिडक्शन होगा। फिर क्या है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा, यानी यहाँ पे जो एटीपी थी वो निकल जाएगी बाहर। नेक्स्ट 3 फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा। सिर्फ पोजीशन में चेंज आया, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ था, तो सेकंड कार्बन पे आ जाएगा ये। 2 फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट होगा, PEP में कन्वर्ट होगा, जिसको बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरवेट। फॉस्फोइनोल पायरवेट क्या है, एनर्जी रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फाइनली यही बनाना था, ग्लूकोज से क्या बनाना था, पायरविक एसिड बनाना था। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। NAD का मतलब होता है निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर H लगा हुआ है तो मतलब क्या है, उसका रिडक्शन हुआ है। तो क्या पढ़ा हमने, ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, 1,6 बिस फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक DHAP बनेगा, एक PGL बनेगा। PGL किस में कन्वर्ट होगा, 1,3
बाई फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा, 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट किस में कन्वर्ट होगा, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा, और 2 फॉस्फोग्लाइसरेट पीईपी में कन्वर्ट होगा, और पीईपी किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। इस पूरे साइकिल को देखें तो हम कहाँ कहाँ एटीपी यूटिलाइज हुए हैं। जो पहले 5 स्टेप थे उसमें सबसे पहला ही स्टेप है जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो वहाँ पे भी एटीपी यूज हुई थी। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया था तो वहाँ भी क्या हुआ था, एटीपी का यूज हुआ था। यानी 2 एटीपी यूज होती हैं इस साइकिल के टाइम पे। और जो 2 एटीपी का यूज है जिसको हमने क्या शो किया है, यानी क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमने साइड में लिखा हुआ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और 4 एटीपी प्लस का मतलब है 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। 4 एटीपी कैसे प्रोड्यूस होंगे, जो डीएचएपी था ये भी किस में कन्वर्ट होगा, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ये भी पीजीएल में कन्वर्ट होगा और ये भी इसी साइकिल्स के थ्रू पायरुविक एसिड बनाएगा, यानी 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। ठीक है, जो डीएचएपी है वो भी इसमें कन्वर्ट होता है पीजीएल में और फाइनली क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। यानी अगर एक बार और ये साइकिल रन करेगी तो इसमें कितने, इस साइकिल में पीजीएल से पायरुविक एसिड में 2 एटीपी रिलीज हो रहे थे, तो टोटल कितने एटीपी निकलेंगे, 4 एटीपी निकलेंगे, जिसमें से 2 एटीपी यूज कर लिए जाते हैं और कितने बचते हैं, नेट गेन कितना आता है, 2 एटीपी का आता है और 2 NADH2 रिलीज हो रहे हैं। 2 NADH2 रिलीज हो रहे हैं। जो पीजीएल था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, 1,3 फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हुआ था, वहाँ पे NADH2 का रिलीज हुआ था। 1 NADH किसके इक्वल होता है, 3 एटीपी के इक्वल होता है। तो 2 NADH2 से हम 6 एटीपी निकालेंगे, बट वो आगे निकालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें निकालेंगे। बस अभी अभी तक हमें यही ध्यान रखना है, ग्लाइकोलाइसिस में तो 2 एटीपी प्रोड्यूस होती हैं, 2 पायरुविक मोलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं और 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए हैं। तो यही लिखा हुआ है क्या क्या ऑब्टेन हुआ है हमें इससे, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, 4 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं, 2 एटीपी यूज हुए हैं, नेट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी कितना 2 है और 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या शो किया है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की इसमें वैसे ही कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा और क्या होगा, NADH2 प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन में, जो NADH2 प्रोड्यूस होता है ये 2 पायरुविक एसिड है, ये बाद में क्या बनाएगा, 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल बनाएगा। तो जो 2 एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल इथेनॉल में कन्वर्ट होते हैं तो इस NADH2 का यूज कर लिया जाता है 2 एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनाने में। ठीक है, तो इसमें जो NADH2 प्रोड्यूस हुआ था वो यहीं पे इसी प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है एसिटाल्डिहाइड में, यानी यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करता वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या होगा, जो दोनों की अभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था हमने, उसके बाद क्या होगा, जो पायरुविक एसिड बना था वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ही किस में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। ये सब कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में होगा। एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर, और वहाँ क्या करवाएगा, क्रैब साइकिल रन करवाएगा। तो पायरुविक एसिड कहाँ एंटर करता है, एंटर इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करेगा और अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होगा, पायरुविक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। और इसके अलावा क्या यूज होगा, इसमें दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर, NAD+ यूज होता है, को एंजाइम A यूज होगा और रिलीज क्या होगा, NADH2 रिलीज होगा, एसिटाइल को एंजाइम A बनेगा और CO2 रिलीज होगी। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम क्रैब साइकिल, यानी दोनों को ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल को जोड़ने के लिए ही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। जो पायरुविक एसिड है वो किस में, वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम किस में पार्टिसिपेट करेगा, क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट आता है क्रैब साइकिल, ऑल्सो कॉल्ड TCA, इसको ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रैब, साइंटिस्ट थे सर हैंस क्रैब, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ऑल्सो कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो सिट्रिक एसिड बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ 8 साइक्लिक स्टेप्स, इसमें 8 साइक्लिक स्टेप्स हैं। इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, लोकेशन कहाँ है इसकी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। तो अब इस साइकिल को देखते हैं, इसमें 8 स्टेप हैं। इनको लर्न करने के लिए एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक क्या है, ओ सिट्रिक एसिड इज ए सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। यू हैव टू रिमेंबर दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप याद करोगे क्या, ओ सिट्रिक एसिड इज ए सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। ओ से क्या बनाओगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सी से सिट्रिक एसिड और इज से आइसोसिट्रेट और ए से अल्फा कीटोग्लूटरेट और सिली से सक्सिनाइल को ए और स्टूपिड से एस ले लोगे सक्सिनिक एसिड और फनी से फुमेरेट और मैलेट से मॉलिक्यूल से मैलेट बनाओगे। यानी अगर आप इसको याद करते हो, ओ सिट्रिक एसिड इज ए सिली स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल,
यानी क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, फुमेरेट, मैलेट। यही सीक्वेंस आपको लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता था, अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था पीछे हमने। एसिटाइल कोएंजाइम क्या करेगा, क्रैब साइकिल के अंदर एंटर करेगा, जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है उससे एसिटाइल कोएंजाइम बना, जो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा। एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट करेगा। और एंजाइम कौन सा होगा, सिट्रेट सिंथेटेज होगा। सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रेट में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। यहाँ पे CO2 रिलीज होगी, NAD से NADH2 प्रोड्यूस होगा। फिर क्या होगा, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रोड्यूस होगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या होगा, NADH2 प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे कोएंजाइम ए यूज़ किया जाएगा और CO2 रिलीज होगी, और ये क्या बनाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाएगा। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ भी कोएंजाइम ए रिलीज होगा, और GDP से GTP बनती है, और जो GTP बनी है फाइनली ये ADP से ATP की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। फिर क्या होगा, सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा, फुमेरेट बनेगा। यहाँ पे FAD से FADH2 फॉर्मेशन होती है, और फुमेरेट की फॉर्मेशन होगी। फुमेरेट से किसकी फॉर्मेशन होगी, मैलेट की फॉर्मेशन होगी, और मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। यानी इन 8 स्टेप से ही क्या है, क्रैब साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें अगर नेट गेन देखें तो ATP का तो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनता है तब एक ATP निकलती है। और FADH2 कहाँ कहाँ निकल रही है, इसमें 2 FADH2 रिलीज हो रही हैं। एक तो जो सक्सिनिक एसिड है उससे फुमेरेट बन रहा है, सॉरी एक ही FADH2 रिलीज हो रही है। जब सक्सिनिक एसिड से फुमेरेट बन रहा है तो FAD से FADH2 रिलीज हो रहा है। और इसके अंदर NADH2 कितने रिलीज हो रहे हैं, 3 NADH2 रिलीज हो रहे हैं। एक तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इन तीनों ही स्टेप में क्या रिलीज हो रहे हैं, NADH2 रिलीज हो रहे हैं। यानी हमें ध्यान रखना है अब इसमें कितने NADH2 रिलीज हुए हैं, 3 NADH2 रिलीज हुए हैं। 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। 1 NADH2 किसके इक्वल होता है, 3 ATP के इक्वल होता है, तो 3 NADH2 से 9 ATP रिलीज होंगी। 1 FADH2 किसके इक्वल होता है, 2 ATP के इक्वल होता है, 1 FADH2 से 2 ATP रिलीज होंगी, और 1 ATP रिलीज हो रही है। यानी टोटल क्रैब साइकिल के अंदर कितनी ATP रिलीज होंगी, 12 ATP रिलीज होंगी। और 1 NADH2 कब बना था, इससे पीछे वाला स्टेप था जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, उसमें भी एक NADH2 रिलीज हुआ था। यानी वहाँ भी 3 ATP रिलीज होंगी। यानी हमें ध्यान रखना है कौन से साइकिल में कितनी ATP प्रोड्यूस हुई है। यानी क्रैब साइकिल में टोटल कितने ATP प्रोड्यूस हो रही हैं, 12 ATP प्रोड्यूस क्रैब साइकिल में हो रही हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितनी होंगी, 3 ATP रिलीज होंगी। यानी टोटल ATP कितनी होगी, 15 ATP होगी। ऐसे ऐसे क्या आएंगे, 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल आएंगे, तो एक ग्लूकोज से कितनी होंगी क्रैब साइकिल, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। यानी टोटल ATP 30 क्रैब साइकिल और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की मिला के, और 30 ये हो गई। और 8 किस में होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होती है। यानी टोटल ATP कितनी प्रोड्यूस होती हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 38 ATP प्रोड्यूस करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप